शैलेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सब शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं खास मेहमान डॉक्टर उपमा चतुर्वेदी जी, जो अवध गर्ल्स डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल हैं और यहाँ पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट के रूप में भी काम कर रही हैं। हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। यहाँ उन्होंने एक लंबा समय लड़कियों के शिक्षा के साथ गुजारा है। वो बहुत अच्छी स्पीकर भी हैं, हमने कई कार्यक्रमों में उनको सुना है और इसलिए मैं प्रयासरत था कि डॉक्टर साहब के साथ एक बातचीत हम लोगों की हो सके, जिससे कोई जो मोटिवेशन की चीज़ें हैं वो आप तक भी पहुंच सकें। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत आपका। एक लंबा सफ़र यहाँ गुजरा है, लेकिन इसके पहले के विषय में बताइए। बहुत हम लोग थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि आपने अपना शिक्षा का कहाँ से शुरू किया और यहाँ पे ज्वाइनिंग तक क्या सफ़र कैसा रहा? मैं आपको बताऊं, आप सबने शायद नाम सुना हो बलरामपुर का। जी। उत्तर प्रदेश में गोंडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता था पहले, अब वो खुद स्वयं अपना डिस्ट्रिक्ट हो गया है। तो वहाँ पर वहाँ का कॉलेज MLK डिग्री कॉलेज, वहाँ पर मेरे पिताजी वहाँ पर प्रिंसिपल थे। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज था और उन्होंने बहुत कुछ किया उस कॉलेज के लिए, बहुत इस्टेब्लिश किया, बहुत ही पॉपुलर इंसान थे। तो हम वहीं पर बलरामपुर में ही हम पैदा हुए और वहीं पर एक, क्योंकि हम लोगों के लिए कोई बहुत अच्छा स्कूल नहीं था, तो हमारे बड़े भाई के लिए भी एक छोटा सा स्कूल उन्होंने शुरू करवाया, जो कि परिवार का स्कूल नहीं था, वो वहीं का है। उससे हम लोगों को परिवार को कुछ किसी से लेना देना उस स्कूल का नहीं है, लेकिन वो बहुत ही अच्छा स्कूल खुला और उसमें ही हम सब बच्चे पढ़े। मैं क्लास 8 तक वहाँ पढ़ी, फिर उसके बाद गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज वहाँ पर था, तो उसमें मैं पढ़ी क्लास 12 तक। तो बहुत ही सिंपल हम लोग लिविंग थी हम लोगों की, बहुत ही साधारण तरीके से रहे। और क्लास 12 के बाद फिर हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चले गए और वहाँ से हमने ग्रेजुएशन किया। लेकिन वहाँ पर एक जीरो सेशन का एक उस समय हो गया था कि 1986 के आसपास जीरो सेशन का बड़ा प्रॉब्लम था। तो जैसे ही ग्रेजुएशन खत्म किया तो उसमें ये लगा कि मास्टर्स करने में 1 साल और बर्बाद हो जाएगा, तो मास्टर्स करने के लिए मैं वापस अवध यूनिवर्सिटी में मैंने मास्टर्स के लिए एडमिशन ले लिया और मैंने फिर वहाँ से MA किया ज्योग्राफी में। तो 1988 में मैंने मास्टर्स किया और इस कॉलेज में वैकेंसी निकली ज्योग्राफी की, मैंने अप्लाई किया और मैं आपको बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में और MA में मैंने टॉप किया। और भूगोल मेरा बहुत ही प्रिय विषय था, तो मैं सबसे यही कहती हूँ कि आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में भूगोल ही ऐसा विषय है जो कि कलरफुल है। आप उनको रंगों से भर सकते हैं, आप सारी दुनिया, कोई भी सब्जेक्ट, मैं हमेशा अपने बच्चों से कहती हूँ जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं कि कोई भी सब्जेक्ट जब तक आप पढ़ नहीं सकते जब तक आपको भूगोल का ज्ञान ना हो। चाहे वो आप जर्नलिज्म आप पढ़ रहे हो, चाहे वो आप साइंस पढ़ रहे हो, भूगोल तो पढ़ना किसी भी चीज का जरूरी है। आप भूगोल आपका बेस है। आप कुछ भी प्लान करते हैं, कोई इंडस्ट्री प्लान करते हैं, छोटी सी दुकान, कोई काम करना शुरू करते हैं, तो आप वहाँ की ज्योग्राफी को नहीं जानेंगे तो आप इकोनॉमी को नहीं समझ सकते, क्योंकि इकोनॉमी भी ज्योग्राफी पे बेस होती है। तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। फिर मास्टर्स किया, फिर मैंने PhD किया अवध यूनिवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पर लखनऊ में नहीं था ज्योग्राफी, अभी भी लखनऊ यूनिवर्सिटी में परमानेंट नहीं है, तो उस समय भी नहीं था। तो फिर मैंने अवध यूनिवर्सिटी से PhD भी किया। तो ये हमारी जर्नी है। 1988 में मैंने यहाँ ज्वाइन किया और 89 में मैंने ज्वाइन किया, 88 में मास्टर्स किया और फिर 90 में मेरा विवाह हुआ और वो भी लखनऊ में ही मेरे पति थे, तो फिर इसलिए हम लोग यहीं रहते रहे। और इस कॉलेज में अब तो 31 साल गुजर गए हैं और मुझे तो एक घर लगता है, एक और घर है मेरा ये, और बहुत दिल से मैं जब यहाँ सुबह आती हूँ तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता कि मैं कहीं और जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। I really love this part. अच्छा, जब एक पीढ़ी आपने देखी है, आप खुद पढ़ रही थी, फिर अब आप पढ़ा रही थी, इस दौरान क्या चेंज हुआ? जब आप पढ़ रही थी और आज जो लड़कियां हैं, अवसर बहुत सारे हैं लड़कियों के सामने, ज़्यादा आपके सामने कम रहे होंगे, तो क्या अंतर क्या देख रही है? देखिए, मुझे लगता है कि अभी बहुत मैसिव डेवलपमेंट हुआ, बहुत हर तकनीकी में, हर चीज में बहुत विकास बहुत तेजी से हुआ है। और वो विकास जो है उसको पकड़ना जो है वो बच्चों के लिए है कि जो बच्चे उसमें पेस कर पाते हैं, मतलब उनके साथ चल पा रहे हैं, जो विकास के साथ चल पा रहे हैं, वो तो आगे निकल जाएंगे। और जो रिलैक्स्ड हैं या
पुरानी परंपरा को निभा रहे हैं, वो आज के समय में उस लेवल पर नहीं पहुंच पाएंगे, वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां तक उन्हें पहुंचना चाहिए। क्योंकि हम लोगों के समय में हाँ ये जरूर था कि हम लोग के पास किताबें थी पढ़ने को, तो हम लोगों के लिए लाइब्रेरी और किताबें एक पास टाइम था। हमारा काम था कि हमको लाइब्रेरी में जाना ही जाना है। और हमको जब हमारे बच्चे, मेरे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि जब आप फ्री होती थी तो क्या करती थी, तो हम कहते हैं किताबें पढ़ते थे, तो वो हंसते हैं, कहते हैं कि आप लोग मतलब आपका रिक्रिएशन क्या था। तो हम कहते थे लाइब्रेरी से किताबें लाना, घर में रखना और ये देखना कि उनमें से कितनी किताबें हम खत्म कर, कितने समय में कितनी किताबें पढ़ी। ये कंपटीशन सा होता था मेरा और मेरी बहन में कि इतनी किताबें मैंने पढ़ ली, इतनी किताबें। और वो जरूरी नहीं था, कोर्स से रिलेटेड नहीं होता था। शिवानी कभी पढ़ रहा है, कभी अज्ञे पढ़ रहा है, कभी कोई भी कुछ भी, जो भी हिंदी इंग्लिश की किताबें हैं, प्लेज हैं, उन सबको पढ़ रहे हैं। और एक बहुत ही खूबसूरत वो भी दुनिया थी, क्योंकि उसमें हम नेचर से बहुत कनेक्टेड थे, हम लोग आपस में मिलते बहुत थे। और लेकिन अभी का हम ये नहीं कहेंगे कि ये समय उस समय से अच्छा नहीं है, इसकी अपनी चैलेंजेस हैं और उसके अपने चैलेंजेस थे, इसके अपने चैलेंजेस हैं। लेकिन बस बच्चों से यही हम कहते हैं कि जो करना है, जो भी मकसद है आपका, उस पर बिल्कुल फोकस करिए। और वो मकसद जरूरी नहीं है कि आपको क्लास 10th में ही पता चल जाए, आपको क्लास 12th में ही पता चल जाए, आपको ग्रेजुएशन में भी नहीं पता चल पाएगा। जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तब आपके दिमाग में आता है कि हाँ अब मुझे ये सब्जेक्ट पसंद है, मुझे पॉलिटिकल साइंस पसंद है, मुझे ज्योग्राफी पसंद है, मुझे ये पसंद है, अब मैं इसमें आगे मुझे क्या करना है, मुझे लेक्चरर बनना है कि मुझे IAS की प्रिपरेशन करनी है। और एक चीज और मैं कहती हूँ बच्चों से कि हमेशा 2 सपने लेके चलिए, क्योंकि आजकल का समय जो है हम ये देख रहे हैं डिप्रेशन की एक एंजाइटी, डिप्रेशन ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बच्चों में बहुत ज्यादा हो गया। तो उनसे हमारा यही कहना है कि अपने 2 सपने साथ में लेके चलिए कि अगर आप IAS बनना चाहते हैं तो साथ में लेक्चरशिप का भी देखिए, आप लेक्चरर बनना चाहते हैं तो साथ में आप B.Ed भी करिए और मास्टर्स का भी प्रोग्राम करके इस तरह से करिए कि चलिए ये जॉब नहीं मिला तो ये जॉब मिलेगा, एक गेम स्लिप कोई तो दूसरी कैच हो जाएगा। हाँ, तो इस तरीके से क्या होगा कि आपको एक डिप्रेशन में जाएंगे। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है महिलाओं के लिए, क्योंकि हमारे समय में और हमसे भी बड़े लोग हैं जिनको हमने देखा जॉब करते हुए, और मुझे लगता है कि महिलाओं को फाइनेंशियली बहुत इंडिपेंडेंट जो पिछली पीढ़ी थी उतना उसके लिए हो सकता है उतना जरूरी न रहा हो, लेकिन आज जो नहीं ऐसा नहीं है। देखिए ऐसा है ना, जरूरत की बात नहीं होती है, ये कोई जरूरी नहीं होता, ये तो सिर्फ कॉन्फिडेंस होता है। और आपसे कह दिया जाता है कि आप जॉब मत करिए, आप बैठिए, तो आपने मान लिया कि हम जॉब नहीं करेंगे, हम बैठेंगे। आपसे कह दिया कि आप 12वीं के बाद क्या पढ़ेंगे, आप नहीं पढ़िए, तो आपने कह दिया हाँ ठीक है नहीं पढ़ेंगे। ये चीज, ये सोच जो सोचती है, ये या तो आप किसी आदमी ने आपके ऊपर बनाई होती है जिसको कि पेट्रियार्की हम कहते हैं, उन्हें पुरुषात्मक सत्ता ने बनाई, या एक ऐसी महिला ने आपसे कही होती है जो खुद ने नहीं किया, जो सत्ता से प्रभावित है और जो आपको वो दबा के रखना चाहती है। तो वो आपसे कहती है कि नहीं, तुम खुश हो, घर में अपने बच्चों को देखो, खाना बनाओ, शॉपिंग करो, मस्त रहो, सच तैयार रहो, और तुम्हारी और कोई इच्छाएं क्या है। मतलब मैंने आत्मनिर्भर मत बनो, आत्मनिर्भर मत बनो, तुम पति के ऊपर डिपेंडेंट रहो। और उसकी वजह मुझे जो लगती है कि आत्मनिर्भर बनने से आप अपने फैसले लेने लगते हो, बहुत सारे फैसले ही नहीं लेते हो, आप अपने पति का सपोर्ट करते हो। आप हर एक मुझे लगता है कि जैसे कि आपके पिता आपका साथ देते हैं, वैसे ही आपके पति भी आपका जीवन में आपका साथ देते हैं। तो आप अपने पति को भी सपोर्ट करिए, अपने पिता को भी सपोर्ट करिए। हर लड़की को, ये नहीं कि सिर्फ लड़कों की ही जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो घर के फाइनेंसेस को मैनेज करे या घर की चीजों को देखे। बेटियां जब वो इतनी काबिल हैं तो बेटियों को भी उतना ही फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहिए परिवार में हर तरीके से। ये मेरी यही सोच है कि लड़कियां जो हैं वो आज के समय में बहुत प्रोग्रेसिव हैं, बहुत उनको, और पेरेंट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। अभी आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो बिल्कुल फर्क है, सब ये जानते हैं कि बच्चों को, हमें लड़कियों को पढ़ाना है और आगे लेके जाना है। अच्छा, जो आपने अभी लाइब्रेरी की बात की थी,
आपने लाइब्रेरी में किताबें पढ़ी, सब्जेक्ट के अलावा भी किताबें बहुत पढ़ी, बहुत बहुत। लेकिन आज के जो बच्चे हैं वो उस लाइब्रेरी को भी मिस कर रहे हैं। तो क्या जो सोशल दुनिया बन रही है या जो हम लोग पीडीएफ पे पढ़ ले रहे हैं, ये उसका मुकाबला कर पा रही है? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं अपने बच्चों को बताती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी बेटा है। तो मेरी बेटी के पास कम से कम 300 किताबें हैं और अपनी किताबें। उनको ये था कि अगर किताब खरीदनी है, लेके नहीं पढ़ना है, खरीद के अपनी लाइब्रेरी में अपनी किताबें रखनी है। और वो उनका शौक था। और वो ये आपके संस्कार थे जो उसमें पता नहीं, वो तो शौक होता है बच्चों को। लेकिन बेटे में हम उसको आदत भी कह सकते हैं, आपको देखते देखते उसमें डेवलप हो गया होगा। मे भी। लेकिन बेटा जो है वो टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा उसमें बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। और उनको भी ज्ञान बहुत ज्ञान है और नया ज्ञान है। तो और उनको जब भी हम लोग बैठ के बातें करते हैं तो कुछ नई बातें वो दोनों बच्चे हमारे हमको नई बातें बताते हैं जो कि हमको नहीं पता है। तो ये हमने उनकी एक अलग दुनिया है और वो दुनिया भी बड़ी खूबसूरत है। उनके पास भी ज्ञान बहुत ज्यादा है, हमसे ज्यादा उनको ज्ञान है, अलग तरीके का ज्ञान है जो कि उनसे हम सीखते हैं कि हाँ नई टेक्नोलॉजी है, इवन यूज ऑफ मोबाइल, यूज ऑफ कंप्यूटर, जो भी चीजें हैं, या आजकल जो ट्रांजैक्शन हो गया है पैसे का इधर से, ये सब चीजें हमने बच्चों से ही हम सीख रहे हैं। अब जूम पे क्लास लेना है या ये सब बातें हम बच्चों से ही सीख रहे हैं, आज भी सीखते हैं, रोज सीखते हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये कहना कि पुरानी दुनिया बहुत अच्छी थी, ये दुनिया खराब है, मैं बिल्कुल नहीं मानती। आज की दुनिया अपनी दुनिया है। आज से जब 20 साल बाद वो जो नई दुनिया होगी वो इससे भी बेहतर हो सकती है। और लोग कहेंगे कि हमारे तो जो भी नया, हमें लगता है कि हर आदमी बस यही क्रिटिसाइज करता रहता है कि हमारा समय बहुत अच्छा था, आज का हम बहुत अच्छे थे, अभी सब बेकार हो रहा है। वो आने वाले 10 साल बाद भी क्यों यही कहेंगे? तो ये नहीं मानना चाहिए। जनरेशन गैप है, प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस तो डेवलपमेंट तो होगा ही होगा, विकास होगा। और विकास तो एक सतत एक निरंतर नियम है, होना ही। आपने लड़कियों के साथ इतना लंबा समय गुजारा है पढ़ाते हुए उनको, कुछ उनके बारे में ये बताइए कि कैरियर को लेके जो सिलेक्शन करना होता है ये बहुत बड़ा एक अहम होता है, बहुत ज्यादा। इसमें कैसे वो अपने इंटरेस्ट को समझ सकें और उसके हिसाब से करियर डेवलप कर सकें? एक तो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट बात पेरेंट्स के लिए कहनी है कि पेरेंट्स बेटी और बेटे में अभी भी भेद करते हैं। वो भेद नहीं होना चाहिए। लड़कियों को भी आपको उतना ही समझना है जितना आप अपने बेटे को समझते हैं, और ये देखना है कि उनका शौक क्या है, क्या पसंद है उनकी। आप उनके ऊपर फोर्स नहीं करें। बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पर आते हैं और मुझे बड़ा दुख है, बड़े अच्छे परिवार के लोग आते हैं और बेटियां ये कहती हैं कि मेरे ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर है कि आपको यही पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ने हैं, अंग्रेजी लेनी है, अंग्रेजी नहीं आती है लेकिन अंग्रेजी लेनी है क्योंकि विवाह अच्छे परिवार में हो, इसलिए मुझे अंग्रेजी दिलाई जा रही है। ये सारी बातें जो हैं बहुत ही गलत सोच के साथ है। बच्चे आते हैं, रोते हैं, दुखी होते हैं कि हमको ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, या ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमको नहीं देना, हमको डांस पसंद है, हमको म्यूजिक पसंद है, हमको फाइन आर्ट्स पसंद है। तो बच्चों को देखिए कि उनको पसंद क्या है और उसमें उनको आगे लेके जाइए। ग्रेजुएशन करना है, ठीक है, ग्रेजुएशन कर लें उसमें, और अपने जो पसंद के उनको चूज करने दीजिए अपना सब्जेक्ट। उनको सेल्फ ग्रोथ बहुत इंडिपेंडेंट थॉट हो, सेल्फ ग्रोथ हो, और समझ में ये आए कि हमारे बस एक ही चीज आपको उनको समझानी है कि सही क्या है, गलत क्या है। एक स्टेज के बाद बच्चे खुद गलतियां करते हैं और सीखते हैं, और वो हम सब करते हैं। हम सबके साथ यही होता है कि हम निरंतर सीख रहे हैं। हम आज भी हम कहते हैं कि आज भी हम रोज सीखते हैं एक नई चीज, और अपने बच्चों से सीख रहे हैं। तो बच्चों को, लड़कियों के लिए मुझे ये कहना है कि हाँ बहुत सारी फ्रीडम है, लेकिन अभी भी अगर आप तो जर्नलिस्ट हैं, आप जानते होंगे, आप डेटा देखते होंगे कि कितने % बच्चे हायर एजुकेशन में जा रही हैं, कितनी लड़कियां हायर एजुकेशन में जा रही हैं, ये डेटा आपके पास बेहतर होगा। तो उनको एक मार्गदर्शन देना, सही लोगों से मिलवा के बात कराना, उनकी अगर उनको जरूरत है उनकी काउंसलिंग कराना, उनसे बैठ के बात करना, ये बहुत जरूरी है पेरेंट्स से। जो कि पेरेंट्स सोचते हैं क्लास 12 के बाद अब हमें नहीं सोचना बच्चे के बारे में, वो अपने आप से जो कर रहा है। ये ऐसे बहुत ज्यादातर पेरेंट्स हैं, उन्होंने पहले 12 के बाद शादी करते थे,
अब वो ग्रेजुएट हो गया, ग्रेजुएट होने के बाद सोचते भाई शादी हो जाए। मैं एक बात अपने बच्चियों से कहती हूँ, जो ऑडिटोरियम में जब भी मैं बच्चों को एड्रेस करती हूँ, कि बेटा आप ऐसे परिवार में शादी नहीं करना जहाँ पे आपसे डाउरी मांगी जाए, मना कर देना। लेकिन वो बच्चे जो है, उनके जो चेहरे पे जो रिएक्शन होता है वो बहुत पॉजिटिव नहीं होता है, क्योंकि उनको ये लगता है कि हमको या तो आप लव मैरिज कर रहे हैं तो ठीक है, आपने किसी भी उसमें करी, अपनी मर्जी से शादी करी और आप खुश। अगर आपको अरेंज मैरिज कर दिया, जो जिन कास्ट में ये प्रथा चली आ रही है, डावरी की प्रथा चली आ रही है, उसको वो बच्चियां तोड़ नहीं पाती, वो तोड़ नहीं पाती। वो एक्चुअली बच्चियों के बस का मुझे लगता है भी नहीं है, बच्चियों के बस का है। अगर वो उनमें इतनी ताकत हो, उनमें इतनी शक्ति होगी, कहते हैं मुझे करना ही नहीं है, करो तुम। हमें आप कैसे पेरेंट्स फोर्स कर सकते हैं किसी बच्ची को शादी करने के लिए, अगर वो नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकते। तो ये एक कॉन्फिडेंस बच्चों में आ जाए कि मेरे पिता का हार्ड अर्न्ड मनी है, जो कि हम और किसी बेहतर, ठीक है हमारे पिता हमारे साथ है, हमेशा हमारे सुख और दुख में हमारे साथ है, हमको जरूरत पड़ेगी वो हमारे लिए हमेशा करेंगे। लेकिन मांगना कि आपकी बेटी से हम, और वही उतनी ही काबिल बेटी है वो, आप उसी काबिलियत के लिए उसको पैसा मांग रहे हैं आप, और आप भी अपनी बेटी को ऐसे ही बेचेंगे। तो ये एक जो गंदा सिस्टम है, ये मुझे लगता है कि किसी तरीके से इसको खत्म हो, जिससे कि बच्चियों को का एक डर जो है, बेटी होने का जो डर है, वो समाज में अभी भी है, और वो बहुत ही दुख की बात है। बहुत छोटा सा क्लास है जो कि कहना चाहिए कि हम 10% शायद हम कह सकते हैं, 10% ऐसे लोग हैं जो कि जिनको लगता है कि नहीं अच्छा है, बेटी है, बहुत बढ़िया है। लेकिन अभी बड़ा क्लास ऐसा है, बहुत बड़ा क्लास है, और अच्छे अच्छे घरानों में भी ऐसा है, बड़े बड़े घरों में भी ऐसा है। वो हम लोग भी डॉक्टर साहब के साथ जब बात करते हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, तो वो कहते हैं कि जब किसी को कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके चेहरे की खुशी बता देती है कि बेटा है कि बेटी नहीं, है। बहुत ही इट्स वेरी सैड, क्योंकि आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी पत्नी, तीनों उसी कैटेगरी में आते हैं, और फिर भी आपको वही महिलाएं कहती हैं कि बेटी होना सही नहीं है। उनकी एग्जिस्टेंस ही बताती है कि वो है, जिंदा है, उसी से प्रकृति चल रही है, और आप तो एक डावरी प्रथा जो है ये खत्म करना। अच्छा, कुछ जो लड़कियां मोस्टली क्या समस्याएं आपके सामने लेके आती हैं? पारिवारिक समस्या। पारिवारिक समस्या मैं आपको बताती हूँ। परिवार में सबसे बड़ी समस्या जो हमने आपको बताई, पेरेंट्स बात नहीं करते हैं। कुछ वर्किंग मदर्स हैं, वो टाइम नहीं दे पाती हैं। जो वर्किंग मदर्स नहीं हैं, वो भी कहती हैं बहुत व्यस्त हैं। अब वो किस चीज में, वो उनके अपने काम है, मानते हैं, लेकिन हमको ये लगता है कि हमारी भी माँ जॉब नहीं करती थी, घर के बहुत से काम करती थी, और उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। लेकिन कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता था हम लोगों में से कि हमको उन्होंने वक्त नहीं दिया। हम लोग जब मन आता था उनसे बैठ के उनके साथ खेलते भी थे, उनसे बात भी करते थे, और जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं जो उनके बस की होती थी वो सॉल्व करती थी, जो पिताजी के बस की होती थी वो सॉल्व करते थे। एक कम्युनिकेशन था, और बहुत ही बढ़िया कम्युनिकेशन था। मेरे तो एक वो मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन टूट रहा है। दूसरा ये कि मैं सभी पेरेंट्स से, सभी माओं से रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा टाइम सभी को, मैं अपने को भी ये कहती हूँ कि मुझे टीवी देखने का शौक नहीं है, इसलिए मैं टीवी का तो इतना वो नहीं कहूंगी। जिन मदर्स को टीवी देखने का शौक है उनसे कहूंगी कि बच्चों का टाइम बच्चों को दें। 24 घंटे में से 1 घंटा दें, बस सिर्फ 1 घंटा दें, 1 घंटे से ज्यादा ना दें, और अपने को दें। लेकिन वो 1 घंटा जो दें, तो उस समय ना वो आप टीवी देख रही हो और ना मोबाइल पे बातें कर रही हूँ या देख रही हूँ मोबाइल। क्योंकि बच्चे जब कुछ कह रहे होते हैं और उनके सामने अगर माँ मोबाइल देख रही है या टीवी देख रही है, तो अंदर वो बोले ना बोले, लेकिन वो उनको अच्छा नहीं लगता। उनको लगता है जिसको इग्नोर किया, बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है, बिल्कुल इग्नोर किया। फिर वो उसके बाद वही उन्हें शिक्षा दे रही हैं कि आप मोबाइल मत देखो, आप टीवी मत देखो। आप दिन में 1 घंटा अपने बच्चे के लिए बात करने के लिए तो निकाल नहीं पा रहे हो, और आप कह रहे हो कि मोबाइल मत देखो, टीवी मत देखो। तो और हर एज ग्रुप में चाहिए ये आप नहीं सोचिए कि एक छोटे बच्चे को चाहिए, ग्रेजुएशन जो बच्चा नौकरी कर रहा है उसको आपका टाइम नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर वो बच्चा आपके पास आया है, आपके सामने वो खड़ा है, तो सिर्फ आपका ध्यान उस बच्चे पे होना चाहिए 100%। आपका और उसका आई टू आई कांटेक्ट हो और आप उससे बात कर रहे हो।
डायरेक्ट वो जो पूछ रहा है उसका आप सवाल का जवाब दे रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, क्योंकि आज 15-20 मिनट बाद उसने पूछा कि मम्मा आपसे हमने क्या कहा था और आप भूल चुकी हैं, सॉरी हम नहीं याद नहीं। क्यों नहीं याद है? क्योंकि आपका कॉन्सेंट्रेशन उसकी बात पे था ही नहीं, आप या तो मोबाइल पे थे या आप टीवी देख रहे थे। तो वो बच्चों की बहुत बड़ी समस्या है, जिसमें लड़कियां कहती हैं कि हमारे पेरेंट्स हमको ध्यान नहीं देते। अच्छा, कुछ बच्चे दोस्तों की समस्याएं या जो वो भी लेके आते हैं? बिल्कुल, बहुत बहुत समस्याएं आती हैं। एक तो जो जैसे हमारा कॉलेज है, इसमें जब बच्चे आते हैं तो उनको एक फाइनेंशियल स्टेटस का एक थोड़ा सा वो भी लगता है कि कॉलेज में तो इस तरीके का कोई आपको पता ही टीचर्स नहीं, लेकिन हाँ ये होता है कि एक बच्चा है जो जिसके पास ज़्यादा कपड़े अच्छे हैं पहनने के या ज़्यादा अच्छे से ड्रेसअप हो रहा है, तो वो एक कॉम्पिटिटिव एक थोड़ा सा वो आदमी अपने को छोटा महसूस करता है। या फिर और भी बहुत से मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसमें कि कभी बच्चे को लगता है कि हम, लेकिन उसमें ड्यूटी पेरेंट्स की और टीचर्स की हमारी ये हम आपको बता रहे हैं कि मैंने अपने कॉलेज में सभी बच्चियों से कहा हुआ है कि उनको जब भी कोई प्रॉब्लम हो वो डायरेक्टली मेरे पास आ सकते हैं, चाहे वो कॉलेज से रिलेटेड हो चाहे वो घर से रिलेटेड हो, वो डायरेक्टली मेरे पास आएँ और मुझे बताएं कि उनकी क्या समस्या है और मैं उसको कोशिश करती हूँ कि मैं उसको सॉल्व कर पाऊँ। तो मुझे यही लगता है कि बात करने से बहुत सी समस्याएं तो समाधान होता है। बच्चे हैं, लड़ते भी हैं, बातें भी करते हैं, डिस्कशंस भी होते हैं, कंपटीशन भी होता है, वो तो एक लाइफ का प्रोसेस है। तो वो सब चीजें हैं लाइफ में, लेकिन मुझे लगता है उनको एक ऐसे टीचर की, ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर की या ऐसे पेरेंट्स की जरूरत होती है जिनसे जब वो जाके कहते हैं अपनी बात कह देंगे और उनको उसका सही आंसर मिल जाएगा तो वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि हाँ नहीं ठीक है, हम जो हैं हम बहुत अच्छे हैं। ये एक कॉन्फिडेंस पैदा करना बच्चे में बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो हो वो बहुत अच्छे हो और आप एक उनको गाइड करते हो। हम सबको हमारे पेरेंट्स ने गाइड किया, ये सही है गलत है, चूज आपको करना है। आपको अगर गलत करके आप कुएं में सामने दिख रहा है, आप उसमें कूद रहे हो, तो ये आपकी दिक्कत है। आपको पता है कि आपको प्रॉब्लम कुएं में कूद रहे हो, हाँ कुएं में कूद रहे हो, आपको पता है। तो फिर चीजें हैं, उनको समस्याएं पता होती है, उसका समाधान इजी हो जाता है। समस्याएं पता होती हैं और बात करना बहुत जरूरी है। कोई बच्चा, हम किसी भी सभी कॉलेजेस के सभी टीचर्स और सभी प्रिंसिपल से कहते हैं कि 1-to-1 इंटरेक्शन कोशिश करिए, बच्चों से ज़रूर रखिए, जिससे कि वो डरे नहीं आपके पास आने में, आप उनकी समस्याओं का समाधान कर सकें। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी बहुत होती है बच्चों को। बहुत से बच्चे ऐसे आते हैं जिनको फीस नहीं दे पा रहे हैं या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनके लिए भी हम लोग जो भी सपोर्ट कर सकते हैं, जिस तरह से भी कर सकते हैं करते हैं। उनकी पढ़ाई बीच में छोड़ने नहीं देते। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। बहुत शुक्रिया साथियों, ये थी डॉक्टर साहब के साथ हमारी आज की बातचीत। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, ताकि जो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे उनके साथ हम दोबारा डॉक्टर साहब के साथ बैठेंगे और फिर एक बार उन्हीं चीज़ों पर चर्चा करेंगे। शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, और सभी साथियों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।